The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण खेतान। स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। चर्चा करेंगे सिल्वर की। सिल्वर में भारी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 15% चांदी टूट गई है। MCX फ्यूचर पे 1,70,000 या 71,000 से घट के 1,45,000 पे आ गई है। दिल्ली में सराफा बाज़ार में भी आज चांदी की मतलब 1,71,000 के आसपास है, और सराफा बाज़ार में भी लगभग 2 लाख का हाई लगा के गई थी। सारे न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे थे भी 2.5 लाख जाएगा, 3 लाख जाएगा, सिल्वर खरीदो सिल्वर खरीदो। तो क्या हो गया सिल्वर में अचानक, भाई कैसे टूट गई इतना? ठीक है, वैसे सिल्वर के ऊपर मैंने पहले से वार्न किया था और एक डिटेल वीडियो सिल्वर की मैंने बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो 1-2 अक्टूबर के आसपास डाली थी, आप उसको जरूर देखिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या, सिल्वर में क्या और गिरावट देखने को मिलेगी? तो सिल्वर में अगर शॉर्ट करें तो कहाँ से करें, और क्या हमें सिल्वर में ट्रैप हो सकता है हमारे साथ? क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या हमारा सपोर्ट रहेगा, टारगेट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा? ये सारी चीज़ों की चर्चा आज हम करेंगे। तो ध्यान से देखना है सिल्वर में। सिल्वर का भविष्य क्या होगा ये आप बता पाएंगे अगर ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। तो हम चर्चा करेंगे टेक्निकल चार्ट की, थोड़े से फंडामेंटल डेटा की भी, इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई की भी। तो आउटलुक क्या रहेगा 2025 में ये भी समझेंगे इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई से। बट फिलहाल चार्ट क्या कहता है वो पहले समझते हैं। ये सिल्वर का चार्ट है जिसमें कि हमें टॉप से फिलहाल जो गिरावट देखने को मिली है वो है 14.75 यानी कि 15% के आसपास की। तो क्या उम्मीद है और यहाँ से गिर जाएगा 1,45,000 से और नीचे चला जाएगा? चलिए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज़ है कि आप देखेंगे RSI का पीक जो हमारा था वो 84 पॉइंट्स के आसपास था और अभी 50 के आसपास है। बट अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो RSI इज स्टिल अबव 70 और अभी अभी क्रॉस ओवर जस्ट मिला है, राइट? तो क्या रह सकता है टारगेट नीचे का अगर प्राइस गिरता है तो? या फिर आप सबको धोखा होगा, आप शॉर्ट करोगे यहाँ पे और प्राइस भाग जाएगा? चलिए तो हम समझते हैं इस चीज़ को। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी सिल्वर कितना गिरी है फिबोनाची लेवल के हिसाब से मेजर करते हैं। तो हमारा जो ड्राइंग होगी फिबोनाची की भाई इस लेवल से होगी। क्यों होगी ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको, तो ध्यान से समझिए। अगर नहीं देखी तो उस वीडियो को देखिए। अब इसके हिसाब से हम लोग ऑलरेडी 23.6 के लेवल को क्रॉस कर चुके हैं फिबोनाची में, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 1,38,000 के आसपास का फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 38.2% लेवल पे। तो जो एज लो एज स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट माना जाता है दैट इज 61.8% ऑफ फिबोनाची, विच मीन्स कि अगर प्राइस गिरता है लगातार तो ये एक ऐसा लेवल होगा हमारा जो आपको याद रखना है, 1,18,000 के आसपास। इस पे प्राइस के संभलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है एज पर द फिबोनाची। तो दो लेवल्स आप याद रखें, दो नंबर्स आप याद रखें, 1,38,300 के आसपास एंड 1,18,629 के आसपास का लेवल आपको याद रखना है एज पर द फिबोनाची ऑन अ डेली चार्ट। हमने ये लेवल लिया। अब अगर हम बात करते हैं वीकली चार्ट पे, तो हम वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली पे हमारा जो RSI है वो तकरीबन फिलहाल जो वैल्यू है इसकी 75 के आसपास है। और अगर हम ये माने कि 50% RSI के बाद ये संभल सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने गिरावट देखी, लगभग 50% RSI की गिरावट अपन को मिली। तो अगर 50% RSI की गिरावट हम माने तो लगभग यहाँ से जो भी हमारा प्राइस है अगर यहाँ से गिरता है तो कम से कम 20 से 25,000 पॉइंट नीचे की गिरावट देखने को मिल सकती है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए 1,20,000 के आसपास का फिबोनाची RSI करेक्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि RSI कूल डाउन होगा 50 पे आके 1,20,000 के आसपास का अपन को टारगेट देखने को मिल सकता है, राइट? तो ये हमारा फिबोनाची के हिसाब से हुआ। अब थोड़ा सा हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो ये दोनों मैं लाइन रहने दे रहा हूँ आपको, सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनकी, ठीक है? तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो हमने लास्ट एपिसोड में समझा था कि आ, हमने जो वीडियो बनाई थी तकरीबन यहाँ पे 10 अक्टूबर के आसपास बनाई थी, और उसके बाद हमें प्राइस देखने को ऊपर जाने को मिला। और हमने ये कहा था कि जो 81 डिग्री का हमारा ट्रेंड लाइन है, तो अगर ये हमारा ब्रेक होता है तब जा कर के हम इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो
प्राइस हमारा लगातार ऊपर गया, 81 डिग्री के आसपास का जो ट्रेंड लाइन था वो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, उसके बाद अपन को प्राइस देखने को नीचे मिली। सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट यूज केस ऑफ ट्रेंड लाइन। एनीवेज, तो अभी अगर रिसेंटली हम लोग देखें तो हमारा जो ट्रेंड है ऐसा कुछ बन रहा है। तो अगर हम प्राइस लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं, तो हमारे पास ये रिसेंटली है और कुछ है तो हमारा शैलो ट्रेंड ऐसा कुछ है। तो ये हमारा 2022 के आसपास से बढ़ रहा था, विच इज़ तो ये हमारा 2022 के आसपास से बढ़ रहा था, जो कि एक बहुत ही स्टेबल ग्रोथ रेट है चांदी की देखने को मिल रही है। तो अगर हम ये बोलें कि हमारा पहला जो सपोर्ट है डायगोनल कुछ यहाँ कहीं होगा, तो 1,30,000 का लेवल है जो कि आपको नोटिस में रखना होगा। स्टेबिलिटी की बात हो रही है कि ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से प्राइस थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा संभल सकता है। अगर टूटेगा तो नेक्स्ट लेवल ये हम देखने को मिलेगा, उसके बाद ये हमारा देखने को लेवल मिलेगा। अब तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री है, वो है कुछ ये वाला। तो दैट मीन्स दिस इज अ लेवल विच विल बी अराउंड टू 1 लाख और 98,000 के आसपास का। मतलब चांदी इस लेवल को फॉलो कर सकती है, यानी कि गिरावट के बाद यहाँ पे संभल जाएगी और लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री को अपने जो है इसको फॉलो करेगी। तो ये जो हमारा तीसरा लेवल है इसको भी आपको वॉच करना चाहिए, एंड इट कम्स टू अराउंड 1 लाख के आसपास का लेवल है जिसको आपको वॉच करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए कि फॉल होने की कंडीशन में क्या होता है। वैसे क्या चांस है कि सिल्वर सबको धोखा दे दे और यहीं से ऊपर चली जाए एंड इट वर्क्स एज अ सपोर्ट। अगर सिल्वर यहीं से ऊपर चली जाती है, सबको धोखा दे देती है। पहली बात, अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो धोखा यहाँ से तो नहीं मिलना चाहिए, हमें कम से कम 1,38,000 के आसपास आकर के धोखा मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये बात है, बट चलिए मान लेते हैं। एक स्वभाव होता है प्राइस का, उस चीज को ध्यान रखिएगा। किसी भी प्राइस का, प्राइस अपने लेवल्स को रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट करने का मतलब हुआ कि हमारा हाई ये है, ठीक है, तो इस हाई को दोबारा टेस्ट करने की कोशिश करेगी और अगर फेल हो जाएगी तो प्राइस हमारा नीचे गिर जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें फेयर वैल्यू गैप की, तो हमें एक बहुत प्यारा सा फेयर वैल्यू गैप यहां पे देखने को मिल रहा है। सो दिस इज अ रीटेस्टिंग एरिया। अब उम्मीद है कि अगर प्राइस गया नीचे गया तो कोई बात ही नहीं, अगर ऊपर गया तो ये जो हमारा लेवल है, इस लेवल को प्राइस दोबारा टेस्ट करके इस फेयर वैल्यू गैप को फिल कर करके एंड देन वी कैन सी अ फर्दर डिक्लाइन इन द प्राइस। सो दैट्स क्वाइट पॉसिबल इन केस इफ द प्राइस गोज अप, क्योंकि प्राइस का स्वभाव होता है प्राइस को रीटेस्ट करने का। अब इस सिचुएशन में जो हमारी ट्रेड है इस तरह से बन सकती है कि जब प्राइस हमारा इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि इन केस हमारा प्राइस अगर यहीं से टूट गया, मान लेते हैं यहीं से हमारा प्राइस टूट गया, तो हमारा ये वाला जो लेवल है ये हमारा सिग्निफिकेंट लेवल होगा शिफ्ट का, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा विच इज़ 1,49,000 के आसपास है, 4,000 के ऊपर के आसपास का स्टॉप लॉस है, विच मीन्स अगर परसेंटेज की बात करें तो 3% के आसपास का आपका स्टॉप लॉस है, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। इंट्राडे में जाए तो दूसरा स्टॉप लॉस निकल के आएगा। तो ये लेवल अगर हमारा टूटता है, खासकर अभी जो प्राइस हमारा बना है, तो यहीं से हम स्लाइड देख सकते हैं। बट मैं बार बार ये बोलूँगा कि हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं, अगर ये वाला प्राइस यहाँ से स्लाइड कर गया, ध्यान से समझिए, यहाँ से अगर ये प्राइस स्लाइड कर गया तो भी ये ऊपर जाकर के प्राइस को रीटेस्ट करेगा एंड देन इट विल कम डाउन। सो इन दैट सिनारियो, इन दैट पॉसिबल सिनारियो, वी विल हैव दिस थिंग एज अ फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे हमारा आएगा कुछ ऐसा, कुछ रीजन आएगा जिसको कि हिट करके प्राइस हमारा नीचे आ जाएगा। तो दिस इज देयर। तो प्राइस नीचे आएगा, इस बात की क्या गारंटी है? प्राइस ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ही चला जाएगा ना। देखो, एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 15 सालों का स्टॉक मार्केट में एक्टिवली, पैसिवली तो 2005 से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट एक्टिवली 2009 के आसपास से आफ्टर माई MBA
एक्टिव हो मार्केट में। We have here World Silver Survey of 2025 published by the Silver Institute, and the data is very credible. So if you see the long term outlook of silver, 2025-21 से लेकर 2025 तक में लगभग 25,000 टन का डेफिसिट रहा है, यानी कि सप्लाई, माइनिंग एंड प्रोडक्शन एंड डिमांड में लगभग 5,000 टन का हर साल। गौर करने वाली बात यह भी कि हाँ, पीवी इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा उछाल आया है डिमांड में 2021 से 2025 के बीच में, और बीवी एंड हाइब्रिड प्रोडक्शन में भी आया है। बट लाइट ड्यूटी व्हीकल जो है उसकी डिमांड स्टेबल है, अभी भी फ्लैट ही है। अच्छा, कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट समरी है सप्लाई एंड डिमांड की हमारे पास। तो 2025 की रिपोर्ट है, यानी कि 24 तक का हमारे पास डेटा, और 2025 का फोरकास्ट है। तो अगर हम यहाँ देखिए 2024 तक में, तो वर्ल्ड सप्लाई में 2% की बढ़ोतरी हुई थी। नो डाउट कई मेजर जो माइंस है उसमें कमी है, बट कहीं ना कहीं से फुलफिलमेंट हो रहा है। माइन प्रोडक्शन में 1% की बढ़ोतरी हुई थी, रिसाइकलिंग में 6% का ग्रोथ था 23-24 में, और 25 का फोरकास्ट कम है वैसे। सिमिलरली अगर हम बात करें डिमांड की, तो हमारा जो डिमांड है 2024 में, ये हमारा 4% बढ़ा है। इलेक्ट्रिकल्स का भी 4% बढ़ा है, 3% बढ़ा है, 3% बढ़ा है, 4% बढ़ा है, 3% बढ़ा है। कॉइन्स एंड नेट बार में 22% की गिरावट हुई है, और नेट हेजिंग डिमांड में 62% की गिरावट हुई थी 2024 में। तो कुल मिलाकर के जो हमारा मार्केट में टोटल डिमांड है उसमें 3% की गिरावट हुई थी, और 25 में 1% की गिरावट की बात चल रही है। तो अब ये देखने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई में मोटा मोटा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर माइनिंग जितनी डिमांड है उस हिसाब से फुलफिल नहीं भी हो पा रही है, तो भी 4 गुना प्राइस का बढ़ना कहीं ना कहीं जो है रैशनल नहीं है, और बहुत लॉजिकल नहीं है। तो दिल थाम के रहिए, आपको फेयर प्राइस पे चांदी जल्दी आपको मिलेगी। दोस्तों, मैंने कईयों का घर परिवार उजड़ते हुए देखा 2011 में, और उसकी पूरी चार्ट की एनालिसिस मैंने पिछले वीडियो में दी है, आप उसको जरूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 2011 का चार्ट मेरे पास सेव है, एंड ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में आपको वो नहीं मिलेगा। ट्रस्ट में उतना पुराना नहीं मिलेगा, 2016 के बाद यहाँ ख़त्म हो जाता है। मेरे पास वो वाला भी है, मैंने आपको आपके साथ शेयर किया उस वीडियो में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, उस वक्त भी बहुत हाइप बनाई गई थी। मैं बताता हूँ लोग क्या बोल रहे थे कि भी जापान में एक भूचाल आया है और भूकंप आया था उस वक्त जापान में, तो इसलिए वहाँ पे सप्लाई में डिसरप्शन हो गई है, तो चांदी की कीमतें बढ़ गई। अब भाई साहब, जापान कंट्रीब्यूट ही नहीं करता चांदी में, उतना प्रोड्यूस ही नहीं करता। पहली बात तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन मैक्सिको में होता है, और इंडिया चौथे स्थान पे है। हिंदुस्तान जिंक प्रोड्यूस करती है सिल्वर अच्छा खासा। खैर, तो उस वक्त जापान में आता तो वो रीज़न वो बता रहे थे। अभी इंडिया में हुआ तो जी फिर अलग रीज़न है कि भाई ईवीज़ में बहुत ज़्यादा चांदी यूज़ होती है। ईवी में बहुत कम यूज़ होती है कंपैरेटिवली टू कॉपर एंड लिथियम एंड अदर प्रोडक्ट्स, कोबाल्ट, इन सब के कंपैरिजन में। तो XYZ न्यूज़ में फैलाया गया कि बहुत ज़्यादा ये है, तो इसके कारण हमारी चांदी की कीमतें बढ़ रही है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, सप्लाई बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और इंटरनेशनल मार्केट में सारे माइंस ख़त्म हो रहे हैं। कुछ हद तक बातें सही होती हैं, बट उसको एग्जैजरेट कर देते हैं। अब सॉरी, अब ऐसे भी क्या तकलीफ हो गई कि भाई चांदी की कीमतें सीधा 4 गुना हो गई, यानी कि 32,000 से 70,000, 70,000 से 1,40,000, फिर 2 लाख। क्या है इतना कितना ये चांदी खाने पीने सोने ओढ़ने लग गए सब कुछ, जो इतनी ज़्यादा कीमतें अभी बढ़ गई है ना। बहुत सारे मेटल्स हैं वर्ल्ड में जो रेयर हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कीमतें 5 गुना बढ़ जाएं। स्वाभाविक सी बात है कि जब हाइप क्रिएट होता है तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं, वो सस्ते में खरीदते हैं, हाइप को राइड करते हैं, और फिर टॉप पे बेच देते हैं, और आम आदमी सोचता रह जाता है। देखिए 2011 में भी ऐसा ही हुआ था।
जब चांदी चढ़नी चालू हुई 32,000 33,000 से 50,000 आते आते सारी दुनिया उसमें इन्वेस्ट करने लग गई। सारी टीवी चैनल वाले बोलने लग गए कि चांदी की कीमत 1.5 लाख जाएगी और चांदी खरीदो, हर कोई खरीद रहा था। एंड आई रिमेंबर कि चांदी की पे लोगों ने बाइंग करी 50,000 55,000 60,000 65,000। मेरे रिश्तेदारों ने भी बाइंग करी एंड एट अ पॉइंट अराउंड 68,800 के आसपास 300 के आसपास मैंने एग्जिट करवा दिया था। बट देन फिर भी कुछ लोगों ने खरीदारी करी और बहुत ज़्यादा डब्बा पे ट्रेडिंग हो रही थी, लोग बहुत ज़्यादा क्रेडिट पे काम कर रहे थे और फिर जब गिरी तो किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। यानी कि 70,000 72,000 से आई गेस 68,000 and then around 58,000 and then next day around 52,000 49,000 and then after a few days 42,000 and kind of नीचे चले गए। लोग 3-3 साल तक रोल ओवर कर रहे थे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को एंड दे वर नेवर एबल टू रिकवर देयर मनी एंड इट टुक अराउंड 10 years टू कम बैक टू दैट लेवल जो 2011 का पीक था। उस पीक पे आज 14 साल बाद चांदी आई है इन डॉलर टर्म्स। देखिए हमारे यहाँ 1,70,000 की चांदी हो गई बिकॉज ऑफ द डॉलर डेप्रिसिएशन, बट अगर डॉलर रेट देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो वही $40-50 पर आउंस का रेट है जो कि 2011 में था। तो 14 साल लग गए उस लेवल पे आने में। आप समझ रहे 14 साल, मतलब इस तरह से डिमांड हमारी बढ़ी। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया मार्केट में कि 1 साल 1.5 साल में 4 गुना रेट। तो इसलिए इस तरह की हाइप्स के सिचुएशन में थोड़ा प्राइस को स्टेबल होने दें। अगर ख़रीद के आप घर में रखना चाहते हैं चांदी, शादी के लिए, ज्वेलरी के लिए, किसी भी पर्पस से, तो थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं MCX में, तो जो ये लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स, इनको एक्टिवली वॉच करें और लेवल से बाउंस करने पे या लेवल्स के ब्रेकआउट होने पे ही सोच समझ करके ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब मेरे को बहुत प्यार देता है और बहुत मोटिवेशन देता है वीडियोस बनाते रहने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।